दोस्तों, जब जब किसी राजनीतिक दल या नेता ने अमित शाह से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की, तब तब उसका परिणाम केवल तत्कालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन रूप से देखने को मिला है। शुरुआत में अक्सर ऐसा लगा कि चुनौती देने वाला पक्ष बढ़त ले गया, उसने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया या उसने सामने वाले को चौंका दिया। लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। कई बार सत्ता का समीकरण बदला, कई बार संगठन में टूट हुई, कई बार नेतृत्व की स्थिति कमजोर हुई और कई बार वह दल धीरे धीरे हाशिए पर जाता हुआ दिखा। यही कारण है कि आज राजनीतिक हलकों में ये धारणा बनती जा रही है कि टकराव का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका जवाब रणनीति के साथ आता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को देखकर एक बात साफ समझ में आती है कि ये दौर बेहद रणनीतिक और आक्रामक राजनीति का है और खास तौर पर इसे अमित शाह के राजनीतिक अंदाज का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि जहां तक हम समझ आता है अमित शाह का संदेश सीधा है। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, विरोध कीजिए, चुनाव लड़िए, लेकिन अगर सीधी टक्कर लेने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं। आज जो दल मजबूत दिखता है वो कल संगठनात्मक संकट में भी आ सकता है और आज जो आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है उसकी स्थिति कुछ सालों में बिल्कुल बदल सकती है। राजनीति में स्मृति लंबी होती है और रणनीति उससे भी लंबी, इसलिए किसी भी चुनौती का असर केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आने वाले चुनाव, संगठनों और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि आज और कल की स्थिति का आकलन करते समय केवल वर्तमान संख्या नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं और जोखिम को भी देखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया था, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना दी। उस समय इसे भाजपा के खिलाफ बड़ा राजनीतिक दांव माना गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। सरकार करीब 2.5 साल चली, लेकिन उसके बाद हालात तेजी से बदले। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हुई, पार्टी टूट गई, सरकार गिर गई। एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई और धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा संतुलन बदल गया। अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होना है और भाजपा नेतृत्व वाले महायुक्ति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। भाजपा के पास 131 विधायक है, शिंदे गुट के पास 57 और अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक है, यानी 6 सीटें लगभग तय मानी जा रही है। विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी के लिए केवल 1 सीट बचती है, लेकिन यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि विपक्ष की तीनों पार्टियां उसी 1 सीट पर दावा कर रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के पास 20 विधायक, कांग्रेस के पास 16 और शरद पवार गुट के पास केवल 10 विधायक, जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए लगभग 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में 37 से भी काम चल सकता है, लेकिन किसी एक पार्टी के पास अकेले पर्याप्त संख्या नहीं, इसलिए एक अनार 3 बीमार जैसी स्थिति बन गई। शरद पवार, जिन्हें कभी महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, आज सिर्फ 10 विधायकों के सहारे राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले कह रही है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि पवार साहब राज्यसभा जाएं, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि पहले गठबंधन के दल अपनी राजनीतिक निष्ठा साफ करें। इशारा साफ तौर पर पवार की ओर है, क्योंकि चर्चा चल रही है कि एनसीपी के दोनों गुट भविष्य में साथ आ सकते हैं। कांग्रेस को डर है कि अगर सीट दे दी और बाद में समीकरण बदल गए तो नुकसान उसका होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, इसलिए पहला दाव उनका बनता है। 2020 में उन्होंने एनसीपी के लिए सीट छोड़ी थी, अब उनकी बारी है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि उम्मीदवार कौन होगा, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी या खुद उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। कांग्रेस भी अपने दाव से पीछे नहीं हट रही है और साफ कह रही है पहले भरोसा तय हो कि सीट पर फैसला हो, यानी शरद पवार को कोई फ्री हैंड नहीं मिलने वाला। जो कभी संकेत भर से उम्मीदवार बन जाते थे, उन्हें आज सहयोगियों से समर्थन मांगना पड़ रहा है। स्थिति इतनी जटिल है कि अगर भाजपा चाहे तो 7वीं सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है और अगर विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हो गई या टूट हो जाए तो विपक्ष का उम्मीदवार हार भी सकता है। और अगर ऐसा हुआ और मैदान में शरद पवार या उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता हुए तो उनका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा होगा। शिवसेना के उद्धव गुट के लिए सबसे बड़ा झटका
बीएमसी में सत्ता से बाहर होना रहा। बीएमसी को पार्टी का संसाधन केंद्र माना जाता था। अब ना केंद्र में सत्ता है, ना राज्य में, ना मुंबई महानगर पालिका में। यानी राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती दिख रही है। 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शरद पवार सत्ता के केंद्र में थे और कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। पार्टियां टूटी हुई है, विधायकों की संख्या घटी है, संसाधनों पर पकड़ कमजोर है और एक राज्यसभा सीट के लिए संघर्ष चल रहा है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि महाविकास अघाड़ी में कितनी एकता बची है, किस नेता का भविष्य क्या है और कौन राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा पाएगा। फिलहाल संकेत यही है कि राह आसान नहीं और महाराष्ट्र की राज्यसभा की ये 7 सीटें अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, आखिर सवाल तो यही उठता है कि आज उद्धव ठाकरे की यह स्थिति क्यों है? क्यों उन्हें बार बार राजनीतिक अस्तित्व साबित करना पड़ रहा है? क्यों कभी जो सत्ता के केंद्र में थे आज गठबंधन की बैठकों और सीमित संख्या के सहारे अपनी भूमिका तय करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, इसका जवाब 2019 के उस फैसले से जुड़ा है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। जब तत्कालीन सहयोगियों से अलग होकर नई राजनीतिक दिशा चुनी गई, अमित शाह से सीधे उद्धव ने बगावत की। उस समय निर्णय साहसिक और रणनीतिक बताया गया, लेकिन राजनीति में हर कदम का असर समय के साथ सामने आता है। सत्ता मिली लेकिन संगठन में असंतोष भी पनपा। नेतृत्व बना लेकिन भीतर की एकजुटता कमजोर हुई। परिणाम यह हुआ कि पार्टी टूट गई और एक बड़े हिस्से ने अलग रास्ता चुन लिया। आज स्थिति है कि जो नेता कभी उनके अधीन काम करते थे वही अलग खड़े होकर अधिक स्थिर और मजबूत दिख रहे। एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो कभी संगठनात्मक ढांचे में नीचे के पायदान पर माने जाते थे, आज महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र में और उनका कद राज्य की राजनीति में कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता है। यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं बल्कि संगठनात्मक पकड़, संख्या बल और रणनीतिक समर्थन का परिणाम भी है। राजनीति में पद केवल कुर्सी से नहीं बल्कि नियंत्रण और प्रभाव से तय होता है। जब संगठन का बड़ा हिस्सा साथ छोड़ दे तब संसाधनों पर पकड़ ढीली पड़ जाती है और जब सत्ता से दूरी बन जाए तब नेता को नए सिरे से जमीन तैयार करनी पड़ती है। यही कारण है कि आज उद्धव ठाकरे को बार बार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करनी पड़ रही, जबकि शिंदे सत्ता और संरचना दोनों के सहारे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अंततः कहे तो राजनीति का यही सत्य है कि जो निर्णय आज लाभकारी दिखता है वही कल चुनौती बन सकता है। ये आपने भी देखा। आज महाराष्ट्र सिर्फ इसके लिए उदाहरण नहीं, आप किसी भी प्रदेश या वहां के क्षेत्रीय पार्टियों के इतिहास को देख सकते हैं और वही इतिहास ये बताता है कि जो कल अधीन था वो आज केंद्र में भी आ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति इसी परिवर्तनशील संतुलन का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अभी के लिए राज के वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।